गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने लॉर्ड इरविन तक देखा था। ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। नेक्स्ट आपके लॉर्ड वेलिंगटन। उन्नीस सौ इकतीस से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। जब आया तो इसके समय में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था वो इससे पहले हुआ था, इरविन के समय। अब दूसरा ये सब इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हो गया, क्योंकि प्रथम आपका 1930 में हो गया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना। जो सेना अकादमी देहरादून में जो ट्रेनिंग कराती है, उसकी स्थापना इस समय हुई, लॉर्ड वेलिंगटन के समय। 16 अगस्त 1932 में रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। भारत शासन अधिनियम 1935। उन्नीस सौ चौंतीस में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। लिखिए फिर समझाते हैं इसको क्या है। लॉर्ड वेलिंगटन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरती, इमरान, अंकित, पंकज, रविंद्र, जयप्रकाश, आशा, मनीष, पंकज, श्यामधर।
अनुज, श्रुति, अभिषेक, ये वो लोग जो ऑनलाइन मतलब जिनके वीडियो ऑन है। हेमा, राफिया, रविंद्र, निधि, एक और पॉइंट इसमें लिखना है आपको, पूना पैक्ट लिख लो, पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, 1932। यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 बी आर अम्बेडकर प्लस गांधी जी। अदिति सोनी, रविंद्र, सृष्टि सोनकर, सृष्टि, श्याम, कोमल, सत्यजीत, अमित, देवेंद्र। नोट कर लिया सबने? सौरभ, चलो ये भी ऑन हुए। राजरानी, ये भी ऑन हो गई। श्वेता, ठीक है, चलो समझो इसको क्या है। आ, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला। 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, और इसी वाले से रिलेटेड है पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड, इसको वहीं लिखना था लेकिन ये नीचे हो गया। तो रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, दोनों को समझने की कोशिश करना, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये जो है 16 अगस्त 1932 का जो पॉइंट है, रैमसे मैकडोनल्ड, ये वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड उस समय, और इस समय एक, इसके पहले भी किसी का बता दिए? नहीं नहीं, अभी कहाँ बताए, लॉर्ड वेलिंगटन ही तो बताए, लॉर्ड इरविन था पहले, और लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36। ठीक है, अरे अभी यही बता रहे हैं, लॉर्ड वेलिंगटन से शुरू हुआ है। ठीक है, समझिएगा इसको जरा। 16 अगस्त 1932 क्या है ये, रैमसे मैकडोनल्ड जो है ये प्रधानमंत्री है वहां। ठीक है, और आपने देखा कि जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, वो गोलमेज सम्मेलन में पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें जो बी आर अम्बेडकर हैं वो शामिल हैं। देखो मुद्दा क्या चल रहा है कि अब लगभग लगभग आजादी के करीब पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो एक निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग की। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने, जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा मैकडोनल्ड के सामने, रैम से मैकडोनल्ड के साथ, कि जिस तरह से आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी जिनको एक अलग दर्जा प्राप्त था, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, और भी कई, तो इन लोगों को अपने जाति का नेता चुनने का अधिकार था।
मतलब जो जिनको अलाउ कर रखा था ब्रिटिश ने। तो सिख जैसे हैं, तो सिख का जो क्षेत्र था उसमें सिख लोग अपने जाति के लोग को चुन सकते थे, मुस्लिम जो है मुस्लिम को कर सकते थे, इस तरह से था। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने भी एक प्रस्ताव रखा, भाई भारत में केवल इतने ही लोग नहीं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उस समय अछूत माना जा रहा था, जिनको मतलब छूना भी पाप माना जा रहा था। उनके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, उनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, अगर कोई चीज है धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होंगे, और सब चीज अलग, मतलब इस तरह से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने यही कहा कि जब सबको ये मौका दिया जा रहा है, तो जो अलग से अछूत लोग हैं, जो इस समय समाज में माना जा रहा है जिनको, उनको क्यों नहीं मौका आप दे रहे? तो इस तरह का एक प्रस्ताव रखा इन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब, कि हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको निचली जाति का माना जाता है और इनको समाज में उतना अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैकडोनल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया ये प्रस्ताव। उन्होंने कहा ठीक है आप, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी एक बहुत मतलब समझ लो कि विद्वान व्यक्ति भी थे, मतलब नॉलेज भी अच्छी खासी थी। तो जैसे तर्क जो देते थे, तो तर्क मतलब बढ़िया तर्क होते थे जिसको कोई काट नहीं सकता था। तो उन्होंने कुछ अपने तर्क रखे मैकडोनल्ड के सामने, और मैकडोनल्ड उनसे सहमत हो गया। तो मैकडोनल्ड ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो इसने एक यही चीज निकाली मैकडोनल्ड ने, उसी का नाम दिया गया है सांप्रदायिक पंचाट। ये जो शब्द आपको दिख रहा है सांप्रदायिक पंचाट, ये उसके बाद ही आया। तो 1932 में, 16 अगस्त 1932 में इसको दिया गया सांप्रदायिक पंचाट को। और इसको एक्चुअल में शब्द अगर हम देखें तो एक्चुअल शब्द क्या है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, इसका मेन जो शब्द मिलता है आपका कम्युनल अवार्ड, ऐसे भी होता है। तो रैमसे मैकडोनल्ड ने करीब करीब लगभग 11 जातियों को, जो निचली पिछड़ी जातियां थी, 11 जातियों को उसने ऐसा कि इनका एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। बड़े ध्यान से समझना इस चीज कि अगर ये लागू होता तो आज जो पिछड़ी जाति है उनकी स्थिति क्या होती, क्या ये इंप्रूव हो गई होती या वैसी होती जैसे आगे चल के हुआ है आजादी के बाद। तो अगर ये 1932 में अगर ये लागू हो गया होता ये प्रस्ताव, तो क्या उसी समय से हमारी जो पिछड़ी जातियां वो इंप्रूव कर चुकी होती, शायद। बट हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको आप समझ जाए तो उसको समझिएगा। तो इसमें जो प्रस्ताव रखा गया, तो लगभग जो 11 के आसपास जो पिछड़ी जातियां थी, उनके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई। तो पहला पॉइंट जो हुआ वो ये हुआ कि इसमें एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब समझते हो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, जैसे एक एग्जांपल समझाएं, अगर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे समझो कि बहुत ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर आपके सिख की आबादी ज्यादा होगी। बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां पे कुछ पिछड़ी जातियां ज्यादा होंगी, कुछ ऐसे होंगे जहां सवर्ण जातियां ज्यादा होंगी। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पे अलग अलग जाति का बोलबाला रहता है। क्लियर है? तो हम केवल एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। सपोज कि कोई पिछड़ी जाति है और वो पूरा इलाका जो है वो एक पिछड़ी जाति का है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने यही प्रस्ताव रखा कि जब यहां पर पूरी एक ही जाति के लोग हैं, वो उन्हीं के बीच का हो। ये एक प्रस्ताव दिया बी आर अम्बेडकर साहब कि अगर मान लीजिए कोई दलित समुदाय से आता है, तो वो दलित प्रतिनिधि को क्यों ना चुने जो उनके बीच का हो। तो मैकडोनल्ड ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई जो जहां पे मेजोरिटी है, जो जिस तरह का है, तो वो उसको चुनने का अधिकार है। तो ये एक प्रस्ताव था, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये था कि उस समय जैसे सिख की जो क्षेत्र है वो सिख वालों के लिए है, जो मुस्लिम का है वो मुस्लिम का है, और जो दलित है, एक्चुअल में दलित किसी अलग वर्ग में नहीं थे। जो पिछड़ी जातियां थी वो सब हिंदू धर्म में ही थी। तो जब हिंदू धर्म को कंसिडर करते थे तो उसमें सभी लोग आ जाते थे। तो
सिख को तो अलग मिल जाता था, मुस्लिम को अलग मिल जाता था, लेकिन जो पिछड़ी जाति थी उनको अलग नहीं मिलता था, क्योंकि वो हिंदू धर्म के अंदर आती थी। तो हिंदू धर्म के लिए एक ही क्षेत्र बनाया जाता था। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर साहब का कहना था कि दलित या पिछड़ी जाति के लिए एक अलग क्षेत्र बनाइए, मतलब एक प्रकार से ऐसा कि हिंदू धर्म से उनको अलग करिए और उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाइए। इसका मतलब ये था। और जो चुना जाएगा वो दलित प्रतिनिधि होगा, एक प्रस्ताव ये था। दूसरा, जो भी पिछड़ी जाति का होगा, मतलब देखो बार बार हम ये शब्द यूज कर रहे हैं केवल समझाने के लिए, ठीक है, इससे किसी का लेना देना नहीं है और न कोई किसी के भावना को ठेस पहुंचाना है। तो अब अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र है तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे बड़ी बात है कि दलित प्रतिनिधि, ठीक है, एक होगा कौन, दलित प्रतिनिधि। दूसरा, अब आपको शायद पता नहीं होगा, एक और प्रस्ताव था, शायद ये आपको मालूम ना हो लेकिन हम बता दे रहे हैं। पिछड़ी जाति को या दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार। आज आप 1 वोट दे रहे हैं, इस सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड में 2 वोट देने का प्रस्ताव रखा गया। किसके लिए? पिछड़ी जाति और दलित जाति की, जो मतलब हिंदू धर्म में ही या किसी भी धर्म में थे, जो पिछड़ी जाति के थे, तो उनको 2 वोट देने का अधिकार रखा गया। ये अंबेडकर साहब ने ऐसा प्रस्ताव रखा। तो एक था आपका दलित प्रतिनिधि चुना जाएगा उन्हीं के क्षेत्र का, कोई बाहर का नहीं हो सकता। सवर्ण प्रतिनिधि नहीं, अगर वो क्षेत्र उनका है तो उस क्षेत्र से एक दलित समुदाय या उनके क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति उठेगा और उसको चुना जाएगा। ठीक है, पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव था कि जो भी दलित या पिछड़ी जाति का होगा उसको 2 वोट देने का अधिकार। ये इसमें रखा। कैसे देना था? 1 वोट वो था जो आप अपने नेता को चुनेंगे, अपनी जाति के नेता को चुनेंगे, ठीक है, जो आपके क्षेत्र का होगा। और दूसरा वोट आप उसको देंगे जो समर जाति का होगा। मतलब समझिए कि आपके पास 2 अधिकार दिए जाएंगे जो पिछड़ी जाति के हैं। ये प्रस्ताव रखा गया कि एक तो वो जो उनके बीच का ही एक नेता हो, उनको हम अपना खुद ही चुन करके दें, लेकिन हमें एक और अधिकार दीजिए कि जब कोई समर जाति का उठे या कोई भी वैसा नेता हो तो उसको भी वोटिंग करने का हमें अधिकार दिया जाए। तो 2 तरीके से चीजें की गई थी। 2 वोट देने का अधिकार, ये इसमें सांप्रदायिक पंचायत में किया गया। ये इतनी बातें, मेन बातें बता रहे, ठीक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एक दलित समुदाय का नेता जो पिछड़ी जाति का है, और 2 वोट देने का अधिकार, जिसमें से एक वो अपने प्रतिनिधि को चुने और एक जो सवर्ण नेता होगा उसको भी देने का अधिकार होगा, उसको भी वो चुन सकता हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी समय एक गड़बड़ हुई। ये लागू हो जाता बट लागू नहीं हुआ, इसलिए आज आपको वो 2 वोट देने का अधिकार नहीं है। नहीं तो जो पिछड़ी जाति के होते तो आज उनको 2 वोट देने का अधिकार होता, ठीक है। जो समुदाय से आते, अगर बी आर अम्बेडकर साहब का ये प्रस्ताव लागू कर हुआ, क्यों नहीं लागू, क्यों नहीं? महात्मा गांधी जी बीच में आ गए। तो जैसे ही ये बात उठी तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ऐसे कैसे होगा, इसका मतलब कि आप हिंदू धर्म को बांटना चाह रहे हैं। भाई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि आप इनको अलग कर देंगे। जिस तरह से मुस्लिम अलग हो गए, जिस तरह से सिख, वैसे सिख हिंदू धर्म में से ही निकला हुआ है। तो अब अगर एक प्रकार से अगर हम देखें तो आप इनको भी बांटना चाह रहे हैं, मतलब आप हिंदू धर्म से इनको अलग करना चाह रहे हैं। ये एक बात हुई जो महात्मा गांधी। सर 2 अक्टूबर भी है आज। आज हैप्पी बर्थडे गांधी जी का। हाँ भाई, 2 अक्टूबर गांधी जी की हैप्पी बर्थडे, महान पुरुष। और संयोग की बात है कि हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं आज। तो अब समझिए इसको कि क्या, अगर आप ये प्रस्ताव नहीं लेते वापस और अगर आप ये लागू करते हैं तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं तब तक अनशन करूंगा जब तक मैं, तो महात्मा गांधी तुरंत आमरण अनशन पर बैठ गए। कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते, हिंदू धर्म को आप से इनको अलग नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे काम करेंगे, अगर इनको इम्प्रूव करना है तो हम
मन, अब सबसे बड़ा पॉइंट था ये अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र। सबसे दिक्कत की क्या बात थी, सब कुछ ठीक चल, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो, फिर ये अलग हो जाते थे। मतलब जिस तरह से मुस्लिम धर्म को अलग किया गया है, सिक्का अलग चल रहा है, तो वैसे ये जो नीचे की जाति है सब अलग हो जाती है, एक अलग तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई उद्धार कर ही देता। बी आर अम्बेडकर साहब अच्छे पुरुष थे, वो कर देते, नो डाउट। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब के बाद कौन? भाई बी आर बाबा साहब अम्बेडकर तो ठीक है, बढ़िया सोच रहे थे, वो जब तक रहे तब तक ठीक है, लेकिन अब क्या गारंटी उनके बाद कौन नेता आया बताओ? कौन ऐसा जो ढंग का मतलब रहा हो, जो इसने मतलब उनकी तरह सोचा हो? तो ये चीजें कुछ हैं जिसको आगे चल करके क्या, अब उस उनकी तरह का अगर नेता बन जाए कोई, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सब कुछ। बट उनकी तरह का नेता कोई मिला ही नहीं उनके बाद। तो अब अगर ये बात हुई तो ये आमरण अनशन वगैरह पे हुआ, इसी चीज को समझा गया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, इसी चीज को समझा गया है पूना पैक्ट। अब समझिए पूना पैक्ट क्या था। असल में गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे, पुणे में एक जेल थी, यरवदा जेल, और गांधी जी इस यरवदा जेल में ही थे उस समय। या तो इन्होंने यरवदा जेल में ही, पुणे के यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। न्यूज पहुंची कई नेताओं के पास, ये न्यूज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास भी पहुंची। तो क्योंकि प्रस्ताव अम्बेडकर साहब का ही था, तो अम्बेडकर साहब पहुंचे गांधी जी के पास जेल में मिलने, और बहुत बातचीत हुई। तो गांधी जी किसी भी तरह से सहमत नहीं थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। आ, आप अगर कोशिश करें तो इसको हटाया जा सकता है इस प्रस्ताव को, क्योंकि आप ही लाए हैं। तो वही फिर बी आर अम्बेडकर साहब ने माना कि ठीक है। फिर वही दोनों लोग के बीच कुछ, और इसी चीज को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये प्रस्ताव को लागू, फिर कुछ चीजें हुई जिसके बाद ये लागू नहीं हुआ, कि 2 वोट वाला जो अधिकार था इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो उसी चीज को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बातचीत हुई है, या समझौता कह लो, या जो भी, जो यरवदा जेल में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर साहब के साथ हुई है, उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। और ये क्यों हुआ था, तो वही एक जो प्रस्ताव आया था कम्युनल अवार्ड वाला, सांप्रदायिक पंचायत, इसी के रिस्पेक्ट में ये पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी कि जो पूना पैक्ट था वो ऐसे क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें से सब कुछ नॉर्मल है, याद करने वाला है। द्वितीय गोल में सम्मेलन आपको सीधा याद करना, 1931 इसके समय में हुआ था। भारतीय सेना अकादमी जो देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर है सेना का, वो इसी समय हुआ था, 1932 में। भारत शासन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे पॉलिटी में इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी में जब शुरू करेंगे तो हम शासन अधिनियम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे उसमें डिटेल में पूरा। बस यहाँ पे इतना समझ लो कि इसमें किया क्या गया था। एक मेन पॉइंट बता दें, वर्मा को भारत से अलग करने की मांग, या अलग करने का प्रावधान। देखो अंग्रेजों ने बर्मा को मिला लिया था ना भारत में, हमने नोट्स में लिखवाया है, पीछे जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तभी से बर्मा अलग कर दिया गया है, नहीं तो बर्मा भारत में ही था। ठीक है, लेकिन जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया 1935। गांधी जी की जयंती में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को नहीं याद किया जाता कि 2 अक्टूबर को उनका भी बर्थडे है। बिल्कुल याद किया जाता है, अब व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि मतलब है, व्यक्ति उन्हीं चीजों को याद रखता है जिसको वो याद रखना चाहता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है कि कौन किस चीज को याद रखना चाहता है। कई लोग अपने बचपन की बहुत सारी यादें रखते हैं, किसने मारा था, घर में किसने उसको डांटा था, बहुत लोग को याद होगा। कोई नहीं याद रखता है, भूल जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन क्या याद रखना चाहता है, किसको याद रखना चाहता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, अरे इनकी भी कहानी अलग है, बिल्कुल एकदम कांग्रेस ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे व्यक्ति थे, बट अब हम क्या बताएं कि वहां के उस समय के जो नेता थे, मरवा दिया, एक प्रकार से मरवाया ही था। ठीक है उनको। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो लॉर्ड वेलिंगटन, बताइए ना सर, कहानी सुनने में बहुत मजा आता है भैया, पेपर देना है। ठीक है,
कहानी हम तुमको खूब सुनाते रहे, लेकिन वो कहानी नहीं आएगी ना पेपर में। बीच बीच में सुना देंगे अलग बात है, लेकिन पेपर में ये सब नहीं आता है। जो पढ़ा रहे हैं बस वो आता है पेपर में। ठीक है। और टाइम नहीं है ना। अब 1 घंटे की क्लास मिलती है, बहुत और लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए बीच बीच में नहीं करते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपकी। तो 2 पॉइंट जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो रैम से मैकडोनल्ड की जो पॉइंट है वो। सर अभी तक पता नहीं चला कैसे मरे थे, बताइए सर, प्लीज। जाने दो, रहने दो। उनके रसोइया नहीं मारा था, जो उनका रसोइया था, और उनको पेंशन दी गई उस समय के सरकार के द्वारा। आप इतना ही समझ लीजिए। बट ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो ये दिया ही नहीं जाएगा ना। हम्म। तो 2 3 पॉइंट, चलिए लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। उन लोग के अब खत्म होने वाला है। अब हमारी आजादी आने वाली है, और जैसे ही आजादी आएगी ये ब्रिटेन वाले सब चले जाएंगे। हैं? बस आजादी के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग। चलिए, इनके समय में काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। देखिएगा क्या क्या हुआ है, इसको याद रखिएगा। चुनाव शुरू हो गए, प्रांतीय चुनाव बड़े लेवल पे हुआ। और ये चुनाव हुआ 1936 से 1937। कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी ही थी, और कौन। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बना ली। ठीक है। लेकिन इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मतलब शुरू हुआ और फिर समाप्त तो खैर जानते ही आप। 1839, सॉरी 1800 पहुंच गया, 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया इस समय। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग। इसी समय पाकिस्तान की मांग की गई, 1940, मुस्लिम लीग के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन। 1941। आजाद हिंद फौज की स्थापना। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। भारत छोड़ो आंदोलन। 1940। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन।
ठीक है। यस सर, आरटीआई करने के बाद भी शास्त्री जी की मौत के बारे में नहीं बताते। अच्छा, तुम आरटीआई की? आरटीआई। सर, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, इसी समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। अरे, 40 लिख दिए हैं क्या? हाँ, वो 1942 में तो हुआ है। 1942। 40 में वो सत्याग्रह शुरू हुआ था, सत्याग्रह प्रारंभ किया था व्यक्तिगत, अकेले गांधी जी ने शुरू किया था। 40 में थे वो, 40 में वो थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए कि नेहरू जी से ज्यादा पॉपुलर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। बहुत सारी चीजों पर ये गांधी जी की वजह से समझौता करना पड़ा। हर बार बीच में गांधी जी आ जाते थे। और एक एक तो गांधी जी का सम्मान हर कोई करता था। ठीक है। अनशन पे बैठ जाते थे, मतलब जैसे ही कुछ होता था तुरंत आमरण अनशन शुरू कर देते। तो अब क्योंकि हर कोई उनको मतलब पसंद करता था और उनको मानता भी बहुत था, सम्मान बहुत देते थे, तो तुरंत लोग पीछे हट जाते थे। जब वोटिंग होती थी तो सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा मिलते थे वोट एज कम्पेयर टू नेहरू जी। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं, 43 ठीक है। 43 ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह भी पढ़ेंगे तब हम कुछ चीजें आपको समझाएंगे किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी को त्याग पत्र जबरदस्ती देना पड़ा। बहुत सारी चीजें थी जो नेहरू जी से नहीं बनती थी, तो नेहरू जी खिलाफ हो जाते थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस, अबे गधे, ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस कौन थे? गोविंद। बस तुमको ना, तुम कहाँ हो, कहाँ तुम जरा शक्ल दिखाओ हमें अपनी। कहाँ है ये गोविंद, कहाँ है? सामने आओ जरा हमारे, देखे तुम हो कौन। वीडियो ऑन करो जरा गोविंद। तुम एकदम खत्म हो का? मतलब तुम यही अपने ही देश में रहते हो ना, भारत में ही? कहीं पाकिस्तान वाकिस्तान तो नहीं चले गए थे? तो बताओ, ऐसे ऐसे पढ़े लोग कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हैं? थोड़ी दिन बाद कहेगा भगत सिंह क्या किए थे? हैं? हाँ, सर, हम महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? तुम लोग ना। और फिर कहेगा सर क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम बताए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, है ना? दूसरा गोला का आदमी रहता तो भी जानता कि कौन है सुभाष चंद्र बोस। अरे, दूसरे गोले का कैसे जानेगा? चलो ठीक है। भाई, थोड़ा सा तो जानकारी रखो यार तुम लोग। एकदम ही एकदम गए गुजरे तो नहीं लगते यार इतने, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब ये पूछते कि उनके काम क्या थे, अब क्या आजादी में उनका रोल क्या था, तब समझ में कुछ आता। क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं, हैं कौन थे ही, बस यही पॉइंट, कि रोल और नहीं थे कौन। चलो कोई बात नहीं। तो देखिएगा, लॉर्ड लिथगो, इसके लिए एक पॉइंट है आपका, ये आजाद हिंद फौज की स्थापना इसके समय में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है। एक ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन, ये वही समय है जब मुस्लिम लीग, जो जिन्ना साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी है कि हमें एक अलग पाकिस्तान दीजिए, मुस्लिम लीग द्वारा, कि अब हम हिंदुस्तान के
उसमें नहीं रहना चाहते, और क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज्यादा है, और जिस एरिया में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है उनको मिलाकर के आप पाकिस्तान दे दीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। और तो जो इधर वाला पाकिस्तान वाला इलाका, जो आज का जो पंजाब वाला क्षेत्र, ये मेजोरिटी था मुस्लिम कम्युनिटी का, और एक मुस्लिम कम्युनिटी का आपका जो ज्यादा था वो इधर बंगाल के साइड वाला था। तो बंगाल में आज भी देखो मुस्लिम ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो बंगाल में ही तो पूरा बांग्लादेश वगैरह आता था पहले, तो ये बंगाल वगैरह ये सब एक ही था। तो वही उसी के जब बंटवारा वगैरह हुआ है, फिर आगे चल के बांग्लादेश अलग कर दिया गया है। अच्छा, एक और चीज थी, गांधी जी जो थे वो इतने सहिष्णु बन रहे थे, आजाद कर लिए होते। तो अब गांधी जी की कुछ नीतियां अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे ना, कई सारे वो हैं, अगर ठीक से पढ़ोगे तो वही बहुत अच्छे काम किए, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में इनके आता था कि वो आगे का कुछ सोचते ही नहीं थे। एक रास्ता देने वाले थे, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कह रहा है कि पाकिस्तान से होकर के एक रास्ता जाएगा बांग्लादेश, बंगाल की तरफ। क्योंकि अगर आप इसको अलग कर रहे हैं तो पाकिस्तान अलग होगा, तो वहां भी मेजोरिटी मुस्लिम की है और एक बंगाल में मेजोरिटी ज्यादा है। तो अगर हम बांट नहीं रहे, तो पाकिस्तान तो बांट ही दिया है, तो वहां से एक रास्ता बनाइए और उस रास्ते से होकर के बंगाल तक जाया जाए। मतलब क्या बुद्धिमानी थी भाई। अगर आप ये रास्ता दे देते तो आज की स्थिति क्या होती, ठीक है। और ये करने वाले थे, पाकिस्तान जाने वाले थे अधिवे मुलाकात करने, उसके पहले नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी कुछ समय पहले ही। और ये गोली अगर नहीं मारी गई होती, देखो समर्थन नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो ये पाकिस्तान जरूर जाता, ठीक है। क्योंकि ये वो इससे पहले वो बात कर चुके थे कि मतलब ऐसा एक रास्ता बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तो ये चीजें थोड़ा सा है, ये प्रस्ताव जो दिया गया। अब वो देखो क्यों मारा था, वो उसका व्यक्तिगत मामला है भाई, अब इसमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब क्या सोचा उन्होंने कि भाई देश के लिए सोचा हो या किसी और के लिए या पर्सनल के लिए सोचा होगा, उनको जो समझ में आया। लेकिन हाँ, एक प्रस्ताव गांधी जी ने ये रखा था, एक रास्ता देने का, ये फैक्ट है, जो पाकिस्तान से होकर के बीचों बीच भारत के उधर से होते हुए बंगाल तक जाएगा, ये लागू नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ, तो रास्ता दे दिया होता तो ऊपर वाला अलग हो जाता, एक प्रकार से वो अलग ही हो जाता ना जो उधर का क्षेत्र पे। ये ठीक वैसा ही केस है जैसे नॉर्थ ईस्ट अभी आपका चल रहा है, बंगाल से जो चिकन नेक जिसको बोला जाता है, जो असम को जोड़ता है, अगर आप ये बंगाल से जो असम को जोड़ रहा है, अगर इसको आप काट दें, उस रास्ते को हटा दें, पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा आपसे। तो ये जो एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो असम का है, जो असम से कनेक्ट हो रहा है बंगाल से, यही वो रास्ता है जो जोड़े हुए है नॉर्थ ईस्ट को भारत से। तो अगर इसको आपने खत्म किया, इस चिकन नेक बोला जाता है इसको, चिकन नेक, इसको आप इस चिकन नेक को हटा दीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपसे अलग हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो वाली नॉर्थ ईस्ट की, जो असम और बंगाल के आसपास का जोड़ता है जो एरिया, ठीक है। ये ठीक वही कंडीशन हो जाती, फिर आधा अलग हो जाता ये। नागालैंड में अभी भी आप समझिए कि नागालैंड एक प्रकार से अलग ही है नॉर्थ ईस्ट के। जब लोग जाते हैं ना नागालैंड में, जो एकदम उधर है, भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहो आपको मार के खा जाए वो लोग, ठीक है, जो नागालैंड वाले हैं। और तुमने अगर ये बता दिया कि हम इधर क्या आए हैं, दिल्ली के आए हैं, हम यूपी उधर से आए हैं, तब तो भैया गड़बड़ा है, समझ लो नागालैंड वगैरह ये कुछ ऐसे ही हैं। मैं बांग्लादेश पर अधिकार कर लेता, 1971 में बांग्लादेश पर अधिकार कर लेना था, नहीं अलग किया गया ना, बांग्लादेश को अलग न किया। जब वो इंदिरा गांधी थी, तो उस समय जब लड़ाई हुई थी तो सहायता मांगी थी ना, तो पीएम ने सहायता की थी, तो बांग्लादेश अलग बना था, ठीक है, बंगाल से वो लोग। इसीलिए वो पूर्वी बंगाल हो गया बांग्लादेश, अपना ये पश्चिम बंगाल हो गया, भाई बंगाल ही था वो बंटने की वजह से इसको पश्चिम बंगाल कहा गया, ठीक है। तो उस तरह से वो चीज बनी। देखो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें कृष्णा, गांधी जी बुढ़ौती में सठिया गए थे, ये शब्द थोड़े संयमित तरीके से रखो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति संपन्न नहीं है, ठीक है, 100% कोई भी नहीं है, सबके में गुण और अवगुण दोनों होते हैं।
तो केवल एक दो अवगुण की वजह से आप अगर किसी को नकार नहीं सकते। माइंड को थोड़ा फ्रेश रखिए, हर समय नकारात्मक बातें नहीं। पढ़ना एक अलग बात होता है, दिमाग आपके पास है चीजों को समझने का, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप अगर सोचे कि हर कोई परफेक्ट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ अवगुण होंगे। तो हमेशा उसके अवगुण नहीं देखे जाते, ठीक है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। आप उनके उन कामों को भूल जा रहे हैं महात्मा गांधी की जो उन्होंने आजादी में रोल अदा किए, ठीक है। पूरी बायोग्राफी पढ़िए तब समझ में आएगा। आप दो तीन पॉइंट उनके नेगेटिव पढ़ लेते हैं, वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा नेगेटिव चलते चले जाओ। बहुत अच्छे काम किए महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। तो कंप्लीट पढ़िए पूरी, किसी दूसरे के कहने से केवल नेगेटिव धारणा बनाना ये गलत बात है, ठीक है। ये है तो थोड़ा भाषा को संयमित रखा करिए, किसी के लिए भी, मैं किसी के लिए भी बात कर रहा हूँ। पढ़िए दोनों चीज, देखिए उनके अच्छे कामों के बारे में पढ़िए, सभी के लिए अच्छे कामों के बारे में पढ़िए और उनके बुरे कामों के भी बारे में पढ़िए। नॉलेज दोनों रखिए, दिमाग आपके पास है, किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है, समझ गए। अब क्या सुभाष चंद्र बोस हैं तो क्या सुभाष चंद्र बोस से कोई गलती नहीं हुई होगी? भाई अगर आप उनकी पूरी जीवनी देखेंगे तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं होगा कि कोई ना कोई गलती उनसे हुई ना हो। भाई कोई ना कोई मिस्टेक तो हुआ होगा, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं है ना। तो अब क्योंकि उनके योगदान ज्यादा है, अब हम कहें कि 98% उनका योगदान ज्यादा है, 1 या 2% में उनकी कुछ गलती हुई होगी, वो गलती इग्नोर कर दी गई। उनके योगदान ज्यादा है, देश के प्रति ज्यादा था, उनको याद रखा गया। बहुत सिंपल सा पॉइंट ऐसा है, ठीक है। आलोचना करना चाहिए क्यों कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए भैया? आलोचना बिल्कुल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आंख बंद करके किसी का भी समर्थन नहीं किया जाता। दोनों पॉइंट आप रखिए, अच्छे काम भी बुरे काम भी, दोनों को तौलिए। हाँ, अगर 60-40 का रेशियो है, 40% वो गलत काम है और 60% अच्छा काम है, तो 60% अच्छे काम में आएगा वो व्यक्ति। लेकिन अगर वो 40% अच्छा कर रहा है और 60% गलत कर रहा है, तो फिर गलत में आएगा वो। ये आपके पास दिमाग है इसको समझने का, ये सिंपल सी बातें हैं। दोनों रखिए, लेकिन उन चीजों को समझिए कि कहाँ पे हमें उसकी आलोचना करनी है, कहाँ पे हमें करना है। आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट है। अब जैसे बहुत देखो, गड़बड़ क्या है, नेहरू जी आलोचना का शिकार क्यों हो गए? क्योंकि नेहरू जी के समय में बहुत सारे अच्छे नेता थे। ऐसा नहीं कि नेहरू जी ने हमेशा खराबी काम किया, नेहरू जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इनके समय काल में इनसे भी अच्छे नेता मौजूद थे। उनके जो काम थे, उनकी वजह से जो नेहरू जी के काम थे वो दब गए। बस पॉइंट इतना है, बस ये समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू जी बहुत खराब व्यक्ति थे। अब तुमने दो तीन पॉइंट हमने आपको समझाया, आपने कहा अरे नेहरू जी तो एकदम सिगार मंगाते थे वहां से, इंग्लैंड से घूमने जाते थे अपने। अरे ठीक है भाई, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास पैसा है, वो सब चीजें कर रहे थे। लेकिन उनके समय में कोई अच्छा नेता था, उन्होंने अच्छे काम किए, तो उनकी वजह से उनके काम दब गए भाई, उनके नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा उठा दिया गया। पॉइंट बस इतना सा है, ठीक है। तो चीजों को समझिए, ठीक है ना। आलोचना करिए, आलोचना आपका अधिकार है, बट कैसे करना है ये आपके ऊपर है। इससे क्या होगा, कैसे तुमने बात कैसे कर दी, अरे तुम बेवकूफों की तरह बात थोड़ो करनी है, एक तार्किक तरीके से करनी है, सही तरीके से पॉइंट रखने हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ज्यादा इस चीजों में ना पढ़ो, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर क्या बताए अब हम। हाँ, बस दिमाग का उपयोग करिए, बस हम इतना ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, जिसकी आलोचना कर सकते हो, एक है नहीं वो, आ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, एक श्लोक है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई आपकी निंदा करता है, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसको और अपने पास रखिए, आंगन बना के एकदम कुटी छवा के, आओ बेटा तुम मेरे घर में रहो। मतलब और उससे बार बार पूछते रहो, क्या, और बताओ मेरी क्या गलती है, ऐसा क्या किया मैंने, और थोड़ा सा निंदा करो यार, और बताओ क्या है। बट इतना सहनशील व्यक्ति है नहीं ना कोई, जितने हमारे महापुरुष ये बोल के चले गए हैं, ये वही महापुरुष है। आज के समय में कोई निंदा करेगा तुम सुन लोगे उसे, बट ये है, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। हर बात पे किसी के निंदा अगर आपको कह रहा है, आप तुरंत भड़क जा रहे हैं, बट आपके अंदर संयम नहीं है।
ठीक है, सुनिए उसको, सुनिए। जब लगे कि घड़ा बिल्कुल भर गया है, तब कृष्ण भगवान 100 गालियों देने के लिए जब उन्होंने छूट दी थी, किसको, किसको दी थी? बताइए जरा, किसको दी थी 100 गालियां देने के लिए? क्या आपको हम 100 गाली तक छूट देते हैं? देखो याद तो है, शिशुपाल, किसी ने आंसर दिया तो शिशुपाल वध किया था। लेकिन जब 100 गाली पूरी हो गई, जैसे ही पूरी हुई, उनने कहा बस तुम्हारा घड़ा भर गया, अब निपटो तुम। तो वही चीज है, संयम बरतना चाहिए। और सबसे बड़े अवगुण में है निंदा। आपको हम बता दें, हम इस चीज में पढ़ नहीं रहे, हम कोई मोटिवेटर नहीं है, बट एक सबसे खराब बात होती है निंदा करना। निंदा करना सबसे खराब बात, ये सबसे बड़े अवगुण में आता है, किसी की निंदा करना। समझ रहे हो? ये उल्टा आपके ऊपर चीजें आती हैं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो आपकी भी कोई निंदा कर रहा होगा। ये बहुत बिल्कुल फैक्ट बात होती है, समझ? तो आलोचना एक अलग चीज होता है, निंदा अलग चीज होता है। दोनों में डिफरेंस है, आलोचना करना और निंदा करना है, दोनों अलग अलग चीजें। किसी की निंदा की बजाय आप अपने पॉइंट को सही करिए, उसको गलत करने के बजाय कुछ अपने पॉइंट अच्छा रखिए ना। आपके पास कोई तार्किक शब्द है नहीं, दूसरे को गलत करने को उतारू हैं आप। दूसरे को गलत आप तब कहिए जब आपके अंदर उसको काटने की क्षमता हो, आपके अंदर उस पॉइंट को रखने की तार्किक पावर हो। वही ना कहा गया कि किसी लाइन को काटिए मत, अगर उसको बड़ा करना है तो आप एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। तो अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप चीजों को, अपने गुणों को दिखाइए ना उसके सामने। आप उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप उसको नीचे गिराने की व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहला, दो दोस्त पढ़ रहे हैं, ये बहुत तेज है, अरे ये निकाल ले जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। अब आप उतारू होगा उसको कि अब इसको हम गिरा के रहेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं हूँ। अरे क्यों भाई, तुम इतनी अच्छी तैयारी करो कि तुम मुझसे आगे निकलो, उसको क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, वो अपना धर रहा है, तुम अपनी मेहनत बढ़ा दो। पॉइंट दो अलग अलग चीज है, ठीक है। चलो, ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे इसीलिए हम कहानी नहीं सुनाया करते, मेरे टॉपिक रह जाते हैं और बीच में चलता रह जाता है सब। चलो आगे देखते हैं, आज हम ये खत्म करने वाले थे। एक लॉर्ड वेवेल बचे हैं, लॉर्ड वेवेल, चलो इसको कंप्लीट कर लो, कल से हम 1857 की क्रांति शुरू करें। लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947, लो हम लोग पहुंच गए आजादी, मिलने वाली है आजादी अब, 1947 तक पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ कैसे हुई, चलो डिस्क्राइब करेंगे, अब रहने दो, कुछ बता तो दें सब, पहले लिख लो पॉइंट्स। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, 1946। मिशन के सदस्य, डिटेल में हम इसको समझाएंगे आपको, कैबिनेट मिशन वगैरह के बारे में आगे, ठीक है। जब आंदोलन वगैरह करेंगे क्रम से तो हम समझा देंगे क्या एक्चुअल में क्यों था ये। और मिशन के सदस्य, बस नाम यहाँ पे याद कर लो, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, तीन लोग थे। एवी अलेक्जेंडर, तीन लोग थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, आप जानते होंगे कि इसके बाद हमारे आजादी के लिए काफी चीजें हेल्पफुल हो गई, संविधान सभा वगैरह बनना और ये सब चीजें, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। तीसरा, सबसे खराब चीज जो इस समय हुई, जिसको कोई भी याद रखना नहीं चाहेगा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस,
16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में। इस सरकार के अध्यक्ष वेवेल, उपाध्यक्ष नेहरू। ठीक है, मतलब अब एक बनाया जा रहा है सरकार, लेकिन अभी आजादी मिली नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947। ठीक है। इस सब में सब अच्छी बातें थी, एक केवल खराब बात हुई, ये जो था ये नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये एक ब्लैक डे है। डायरेक्ट एक्शन डे शायद आप लोग जानते हो कि ये क्या है। ठीक है, बाकी सब तो आपके पक्ष में ही सब चल रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे में सीधे जिन्ना जी ने, देखो 46 की बात हो रही है, जिन्ना जी ने सीधे कहा अगर आप हमें आजाद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की मांग पहले से चल रही थी, तो उसके लिए ही इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। एक दिन जितने लोगों को मार सकते हैं मारो। तो प्रत्यक्ष एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे में इतने हिंदू मारे गए थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम संख्या नहीं बता रहे, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट एक्शन डे में, जब जिन्ना जी ने इसको कहा था 16 अगस्त 1946 में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कि हम तलवार के बल पर पाकिस्तान को बनाएंगे। और जो खून खराबा हुआ है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो ये एक चीज, सबसे गलत चीज हुई थी इस समय। ठीक है, एक लास्ट बचे हैं, इनको हम लिख लेते हैं फिर देख लेंगे। लॉर्ड माउंट बेटन, यहां से हमारा ये खत्म हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटन, ये फरवरी 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय, अंतिम ब्रिटिश वायसराय। 3 जून माउंट बेटन की योजना, ये इसी समय आया 47 में।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद। 26 जनवरी 1950 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अंतिम जो है हमारे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि अब इसके बाद कोई ये नहीं बनेगा, मतलब गवर्नर जनरल बातें अब ये नहीं बनेंगे, क्योंकि अब सीधे प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, पर तो इसीलिए ये कहा गया है लास्ट वाले में कि जब इसको देखोगे ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, क्योंकि अब इनके बाद ये पद नहीं आएगा, तो ये याद जरूर रखना राजगोपालाचारी के लिए, क्योंकि इनके बाद ये पद खत्म हो जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय। ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली है उस समय कौन था वायसराय? तो वो आपका माउंटबेटन था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माउंटबेटन के लिए कि जब आजादी मिली है तो कौन उस समय था। राजगोपालाचारी के बारे में बता दीजिए। ये देखो, राजगोपाला जी के बारे में तब बताएंगे जब हम आपको एक अलग से डिस्क्रिप्शन देंगे कुछ मेन मेन व्यक्तियों का जिनको जरूरी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बता देंगे, क्रांतिकारियों के बारे में बता देंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे क्या है। अभी कई सारे व्यक्ति है ना, उनके साथ बता देंगे, आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अभी बहुत कुछ है। अभी तो जब संविधान सभा बनेगी उसमें कौन कौन व्यक्ति है, कौन अध्यक्ष बनेगा, है ना, काफी चीजें हैं। लेकिन वो पॉलिटी का भी पार्ट है, देखते हैं, दोनों को मिला करके पढ़ा देंगे, दोनों को एक साथ कहूँ। तो ये टॉपिक हमारा जो है गवर्नर जनरल, काफी लंबा लेक्चर चला, मुझे लगता है कि करीब 8-9 लेक्चर तो हो ही गया गवर्नर जनरल, है ना। तो चक्रवर्ती जी का सन है राजधानी 21 जून 1948। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950।
21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, ये समय है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। लेकिन डिटेल में आपने पढ़ लिया, ठीक है, हमने बहुत कुछ डिटेल में दे दिया जो गवर्नर जनरल वगैरह है, या एक हद तक स्टेट लेवल तक का आपने डिटेल पढ़ लिया है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो मेन मेन पॉइंट है ना, वो आपको हम उस समय समझा देंगे। जैसे देखो कौन कौन से पॉइंट हम इसलिए डिटेल नहीं दिए। अब जैसे ये वाला अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको हमें देखना ही है पॉलिटी में जब शुरू करेंगे, ठीक है। और इधर ऊपर भी कई सारे अधिनियम आए थे, उनको भी हमें देखना होगा। कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में हम समझा देंगे आपको। अभी जब संविधान बनेगा तब भी इसका डिस्कशन होगा, संविधान जब आएगा तो उस समय आएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बारे में ये चीजें, कई सारी चीजें हैं अभी। ये तो बस वो पॉइंट चल रहे थे कि इनके समय में हुआ क्या है, किस गवर्नर जनरल और किस में क्या हुआ था, बस ये पॉइंट था इसका। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम का। जो सरकार बनी है वो 1885 वाला है। कांग्रेस वही है भाई, वही पार्टी चल रही है कांग्रेस की, जो एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। वही कांग्रेस पार्टी चल रही है उस समय से, ठीक है। बट नेता छोड़ते जाएंगे, बीच बीच में बताया नहीं, नेता अलग होकर के कुछ पार्टी बना रहे हैं अलग से, तो आगे चल करके नेता अलग होते जाएंगे और पार्टियां बनती जाएंगी। तो इसको रिवाइज करके आप लोग जो सीट दिया है हमने, वो सीट कंप्लीट करनी है आपको। ये वाली 69 तक तो शायद हो गया था हमारा, आपका 70 से लेकर 98 तक है। इन सभी को क्वेश्चन को लगा लीजिएगा सब लोग, 70 से लेकर कहाँ तक, 98 तक, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे अपना 1857 की क्रांति शुरू करेंगे, उसको हम लोग एक एक चीज को समझेंगे 1857 की क्रांति, क्योंकि अब यहाँ पर हमने डिटेल तो दिया नहीं था। वहां पर हम लोग कल हम लोग डिटेल में समझेंगे 57 की क्रांति में किसने हेल्प करी है और कौन कौन मेन व्यक्ति शामिल है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ऑफलाइन सीट प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये सर लोगों से बोलो ना, ठीक है। इसके लिए सर लोगों से बोलो, अनुराग सर से या फिर हिमांशु सर से। और एक बार बोल देंगे सर कुछ ऐसा है, तो एक बार बात करो इसमें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कल फिर वापस मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब लोग मस्त रहिए।